रवि की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सावन का जो चौथा सोमवार है, श्रद्धालु देश भर के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कतार में लगे हैं। वहीं बिहार से आज बहुत दुखद खबर आ गई। बिहार के जहानाबाद से एक बुरी खबर सामने आई है। आपको बता देते हैं कि दरअसल जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई और हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, 50 घायल हैं। प्रशासन ने तुरंत चलाया है रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जहानाबाद के मखदुमपुर में मौजूद बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दरअसल हर सावन में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज भी सावन के सोमवार पर मंदिर में जनसैलाब उमड़ा था। भगदड़ मच गई मंदिर में, जिसके बाद हादसा हुआ है। हालांकि शुरुआत में मामला लापरवाही का नजर आ रहा है। जो शुरुआती जांच पड़ताल है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। जहानाबाद में दरअसल यह मंदिर है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, जहां यह हादसा हुआ। जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी, इसीलिए भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पर काफी लोग पहुंचते हैं। मंदिर में दाखिल होने के लिए धक्का मुक्की होने की बात सामने आ रही है। दरअसल वो रास्ता संकरा है जहां से मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और वहां पर धक्का मुक्की हुई। मंदिर में मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल करने में जुट गए। हालात जब बेकाबू होने लगे, भीड़ अनियंत्रित हुई तो लाठी चार्ज किया गया। ये श्रद्धालुओं का दावा है। जो चश्मदीद हैं, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के बाद ही मंदिर में भगदड़ की स्थिति हो गई। मंदिर में मौजूद लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। ये बड़ा सवाल भी है। दरअसल सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 3 पुलिसकर्मी और एनसीसी के कैडेट्स वहां पर मौजूद थे। सीधे मैं आपको पहले शशांक के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभी क्या स्थिति है शशांक वहां पर? देखिए, 8 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। लंबी लाइन लगी हुई थी, उसी दौरान भगदड़ मच गई। लेकिन भगदड़ कैसे मची, एक बड़ा सवाल है। जो घायल हुए हैं उनको जहानाबाद के सदर अस्पताल में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक महिला है, देखिए यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है, इनका इलाज चल रहा है। ये भी जलाभिषेक के लिए मंदिर में पहुँची थी। परिजनों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे हुई घटना, कुछ आप बता सकते हैं? 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए बाकी था तो ठेला ठेली हो गया वहाँ पर। बाहर लाइन लगी हुई थी लंबी। हाँ। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई। हाँ। क्यों धक्का मुक्की हुई, कुछ पता चला? मैंने चढ़ने के लिए तरह ऊपरी आदमी हो गया, गेट बंद था, इसलिए मैंने वहाँ पर धक्का धुक्की हुआ तो ठेला गया आदमी। ठेलाने के बाद मैंने पुलिस मारना स्टार्ट किया कि मैंने नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हाँ, उसके बाद और भगदड़ मच गया। लोग जो गिरा उस पर भी आदमी चढ़ करके अपने जो है कि पार होना स्टार्ट कर दिया। जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं व्यवस्था उतना नहीं थी। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी और एनसीसी कैडेट के जवान थे वहाँ पर? कितना, बहुत 2-4 थे रहते हैं। का मात्र 2-4 थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा था। तो फिर आनंद फानंद में लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल। आप जब वहाँ पर थे, आप थे वहाँ पे? ना, हम नहीं थे, बच्चा हमारा था। वहाँ पे कितने लोगों की मौत हुई थी स्पॉट पे? तो हम देखे नहीं, लेकिन यहाँ तो साथ आया। अच्छा, आप भी इनके परिवार की हैं? परिवार हैं, मगर हम गए नहीं हैं। क्या सुनी घटना के बारे में? सुने कि मतलब 8-10 आदमी मर गए, 20 आदमी मर गए, वो थी स्पॉट डेथ हो गई। लापरवाही आपको लग रहा है बड़ा कारण है? हाँ, वही से हो गया। लाठी चार्ज होना चालू कर दिए वो लोग का, तब लाठी चार्ज कर देंगे तब भागवे न करेगा आदमी डर से। और जब डर से भागे तो सब ओकरा पर गिरने के कारण सब देश चुरा गया इनको। सावन की सोमवारी है, रात से ही श्रद्धालु जुट रहे हैं। हाँ, अंतिम सोमवारी था, इसलिए ज्यादा भीड़ हो गया, इसी के कारण हो गया। अब किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार किसकी माना जाता है? वो इसी देखिए, जो महिला घायल हुई हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या हुआ, लाइन में लगी हुई थी, उस दौरान भगदड़ हो गया? 3 खीरी जी चढ़ल हले ना, आ ओने से सब लाइकन हले जो तेल दल के लार के झोंका मार के ले 3 खीरी तक ख्याल है कि पीछे रुके घसकली है। और बाद न ख्याल है कि कन्ने हम गिर ले आके हाथिया बोर मोर है जे जा लाइकन 2-3 गो हमरा टांगले है तो हो सोल तो कैसी रख रहे शशांक, एक बड़ी बात जो नजर आ रही है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि एक लापरवाही तो हुई है प्रशासन की तरफ से।
जिस तरीके के इंतजाम वहां पर होने चाहिए थे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, वैसा वहां पर नहीं था और इस लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शशांक। जहानाबाद हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। आरजेडी के नेताओं की एक टीम मौके पर पहुंचेगी। हादसा कैसे हुआ इसकी पड़ताल खुद आरजेडी के नेता करेंगे। जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए, जो भी लोग, और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं उठाकर, जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं। तो गया वाले ले गए, किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए, पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मृतक हुआ है। काफ़ी दुखद है और हम सबसे पहले तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को सांत्वना देते हैं और वहाँ पूरी तरह जिला प्रशासन की चूक हुई है। लगातार लोग बता रहे थे कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वहाँ पूजा के लिए वो जिला प्रशासन नहीं किया है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेलुअर है। आगे इस तरह की घटना नहीं हो, सरकार और जिला प्रशासन सचेत रहे। तो आरजेडी के एमपी और एमएलए दोनों के बयान आपने सुन लिए। जहानाबाद हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है सीएम नीतीश कुमार ने। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना बहुत दुखद है, पीड़ादायक है और इनके परिजनों को, यानी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और अब वो खबर जिससे पूरा देश स्तब्ध है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई। पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। कोलकाता समेत पूरे देश में यह हड़ताल बुलाई गई। अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जो हमें जानकारी अलग अलग शहरों से मिल रही है। इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से दूर तो रखा गया है, लेकिन बाकी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में भी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी हजार मरीज इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स में गुस्सा है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं कोलकाता। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं झिलम करंजई मौजूद हैं और मदिहा खान भी दिल्ली से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले कोलकाता में जाना चाहूंगा और जरा बताइए क्या जानकारी और मिल पा रही है। ये सनसनीखेज घटना, इससे जुड़ी जो तफ्तीश अब तक हुई है उसमें क्या और बात सामने निकल कर आई? आपको पहले हम दिखाएंगे आरजीकर मेडिकल के आउटडोर को। आज सुबह से यहाँ पे डॉक्टर ने ये आउटडोर बंद है क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर्स लोग हैं वो लोग अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो लोग को जो मांग है वो लोग, हम लोग को पता है कि वो जो घटना हुआ है, घटना से जो दोषी है उन लोग को गिरफ्तार और चिन्हित करने की ये दावी हो रही है और जूनियर डॉक्टर लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है। ये जो यहाँ पे जांच चल रहा है और हम लोग जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आउटडोर। 9 बजे आउटडोर खुलने की समय था लेकिन अभी तक खुला नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पेशेंट लोग हैं वो लोग यहाँ पे हल्ला में नारेबाजी कर रहे हैं। वो लोग को मांग क्या है हम लोग को पता है, वो लोग से पूछ रहे हैं आप लोग यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारा इमरजेंसी रिपोर्ट देखने लेके आए हैं। ये यहाँ पे नहीं खोल रहा है क्या? अरे नहीं खोल रहा है, बच्चा लेके मैं आई हूँ यहाँ पर 2 घंटे से खड़ा हूँ। बोले खुलेगा, जब खुलेगा तब रुकेगा। कोई डॉक्टर आ रही है एंट्री करके चला जा रही है। देख रहे हो यहाँ पे ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आउटडोर के ये हाल है हड़ताल के लिए डॉक्टरों को। और ये हाल सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, हर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के ऐसे ही हाल होने का संभावना है क्योंकि जूनियर डॉक्टर लोग यहाँ पे हड़ताल पे है। आउटडोर के सर्विसेज अभी तक 9 बजे खुलना था, अभी तक टिकट का सर्विस नहीं खुला है। और ये अस्पताल में जो है डिपार्टमेंट को सबको ये पता जा रहा है कि बाहर से डॉक्टर लाके ये परिसेवा जो है स्वाभाविक करने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आउटडोर बंद है। और ये साथ भी बता सकते हैं कि आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वहाँ के जो डिटेक्टिव है, जो पुलिस आधिकारिक है, वो लोग आएंगे। फॉरेंसिक मेडिकल जो है वो लोग से बात करेंगे। जो घटना जो हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट का मौत हुआ था, वो घटना स्थल पे जाएंगे वो लोग अपना सब तफ्तीश करने के लिए। लेकिन अस्पताल के जो हाल है अभी फिलहाल पेशेंट लोग का हैरानी
और ये जो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं लेडी डॉक्टर की हत्या से डॉक्टर्स नाराज हैं, परेशान हैं, गुस्से में है, इस वजह से वो हड़ताल पर चले गए। लेकिन एक दुखद पहलू इसका यह भी है कि इससे जो हजारों हजार मरीज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। देश भर से जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा हम देख पा रहे हैं इन मरीजों को परेशान दिख रहे हैं, उनके जो तीमारदार हैं वो परेशान दिख रहे हैं। दिल्ली में क्या हाल है जरा जानते हैं मदिहा खान से, यहाँ पर अस्पतालों में क्या स्थिति दिख रही है मदिहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज दिल्ली के कई बड़े अस्पताल जो हैं वहां पर रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं और वजह यही है कि जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की कथित रूप से हत्या का मामला सामने आया है, उसको लेकर ये स्ट्राइक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से हैं, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कल ये कॉल लिया था कि हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। आखिर ये स्ट्राइक किस चीज़ की है ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये स्ट्राइक है जो ओपीडीज होती हैं उसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, जो ओटीज होती हैं उसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं जाएंगे काम के लिए, और जो वार्ड्स होते हैं उसमें भी सर्विसेज जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज हैं जो दिल्ली के कई अस्पताल हैं वहां पर चलेंगी। मैं बता दूं कि ना सिर्फ यहाँ आरएमएल में ये प्रदर्शन चल रहा है, बल्कि दिल्ली के एम्स में प्रदर्शन चल रहा है, सफदरजंग अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन है, जीटीबी अस्पताल में, एलएनजेपी अस्पताल में, कई बड़े अस्पतालों में प्रदर्शन है। ये हो गई दिल्ली की बात, लेकिन इसके अलावा देश भर के कई बड़े अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं जरा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से आप लोगों को देख रही हूँ। पहले कैंडल मार्च निकाला गया, उसके बाद आप लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, जिसमें आप लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी का भी जिक्र किया, क्या अब मुख्य मांग आप लोगों की है जो आप करना चाहते हैं और लगातार कर? हम बस सेफ फील करना चाहते हैं और इस तरह जो मानवता का ये जो घृणित रूप है वो दोबारा ना हो। ये निर्भया पार्ट 2 है, तो हम और निर्भया के लिए वेट नहीं कर सकते। तो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो ये कि सीबीआई जांच हो पूरे मामले की, क्योंकि दोषियों को बचाया जा रहा है। इसमें 2 से 3 लोगों ने गैंग रेप और निर्मम हत्या की है, उनको गिरफ्तार किया जाए सीबीआई जांच से। दूसरी ये कि आरजीकर के गैर जिम्मेदार अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। तीसरी मांग ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि डॉक्टर्स फील सेफ करें। अगर सेफ फील नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? नाइट ड्यूटी में अगर मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ तो मैं कैसे मरीजों का इलाज करूँ? आपने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी जो कि डॉक्टर्स के लिए आना चाहिए, तो क्या उसके लिए आपने हेल्थ मिनिस्ट्री से किसी से संपर्क करने की आरडीए ने कोशिश करी है? क्या हेल्थ मिनिस्ट्री के किसी अधिकारी से या मिनिस्टर से मिलने के लिए समय आप लोगों ने मांगा? अभी तक इस तरह का कुछ हमारा मीटिंग नहीं फिक्स हो पाई है, लेकिन अगर सरकार हमारी सरकार आगे आती है, अगर सरकार हमें ये आश्वासन देती है कि वो हमारी बात सुनेगी तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सिर्फ आश्वासन से हम नहीं मानने वाले हैं। इस बार ये मतलब ड्यूटी डॉक्टर रूम में जो ये काम हुआ है, इससे नीचे और हमारा समाज नहीं जा सकता। तो इस बार सरकार अगर ये सोच रही है कि वो आश्वासन से काम चलेगा तो वो नहीं होने वाला। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। डॉक्टर्स को देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स का कहना है उन्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स को ये चाहिए कि उनको सेफ्टी मिले, इस बात की एश्योरिटी जो है वो दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन ना सिर्फ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बल्कि दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में चल रहा है। अब अगर बात करें तो मरीजों का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो मरीज है उनके ऊपर इसका असर जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग अस्पताल जो है उसके एचओडीज और फैकल्टीज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है जो मरीज आने वाले हैं अस्पताल में उसकी जिम्मेदारी संभाले और ये सुनिश्चित करे कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक दिन में कितने मरीज आते हैं इन अस्पतालों में, तो इसका भी मैं आंकड़ा जो है वो तकरीबन आपको दे दूं कि दिल्ली का एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, आरएमएल हो गया और बड़े अस्पताल हो गए। देखिए मदिहा, कुल मिलाकर इन डॉक्टर्स की मांग जायज है। अगर इस तरीके के हालात अस्पताल में होंगे तो वाकई में डॉक्टर कैसे काम करेंगे? जो लेडी डॉक्टर्स हैं खास तौर पर वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब एक साथ ये डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। हजारों हजार मरीज देश भर में इससे प्रभावित हुए हैं, कई इसमें गंभीर तौर पर बीमार होंगे। सवाल ये उनका क्या होगा? जम्मू कश्मीर से सूत्रों के हवाले से दरअसल एक बड़ी खबर आई है। उधमपुर में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है और सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। बसंतगढ़ के खानेड़ इलाके में एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। तो उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का यह दरअसल बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 48 घंटों की बात करें यानी 2 दिनों की, तो जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। वहीं अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी
आतंकियों की तलाश के लिए सेना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत हो गई, 2 स्थानीय लोग भी घायल हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। आसिफ, अभी क्या ताजा हालात हैं वहां से, अभी आपको क्या जानकारी और मिल पा रही है? अखिलेश, देखिए 3 जगह पे जो ऑपरेशन चल रहा है उनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस समय है वो अनंतनाग के कुकरनाग के ऊपरी इलाकों में हो रहा है। गगरमंडू इलाके में जो पहाड़ी चोटी है उसके आसपास के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन उन 3 से 4 विदेशी मिलिटेंट्स के खिलाफ है जिनकी गोलीबारी में सेना के 2 जवान जो है वो मारे गए, एक आम नागरिक मारा गया, जबकि एक सेना का जवान और एक आम नागरिक घायल हुए। उसके बाद से लगातार इन मिलिटेंट्स को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उधमपुर के बसंतगढ़ में पिछले 4 दिनों से इन मिलिटेंट्स के ग्रुप के साथ होने वाली ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। बसंतगढ़ के मिलिटेंट्स के 4 दिन पहले सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी फायरिंग करने के बाद ये मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए थे और जिसके बाद कल देर शाम दोबारा कांटेक्ट हुआ तो एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। जबकि किश्तवाड़ वाली मुठभेड़ वाली जगह पे यह बताया गया है कि सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई, उसके बाद मिलिटेंट वहां से भाग गए। ये जो तीनों जगह पे जो मुठभेड़ हो रही है एक बदली हुई रणनीति की तरफ संकेत दे रहा है, जहां पे मिलिटेंट अब सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से और अपनी जान यानी फिदाइन बनने के इरादे से कश्मीर घाटी में नहीं आ रहे हैं। और तीनों जगहों पर यही बात साबित हो रही है कि मिलिटेंट ऊंची पहाड़ियों पर रह रहे हैं और सुरक्षा बलों के नजदीक आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान नजदीक आते हैं उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, सुरक्षा बलों को नुकसान होता है और उसके तुरंत बाद ये जो मिलिटेंट्स है यहाँ से भाग जाते हैं। और जो ट्रेनिंग उनको मिली हुई है साफ संकेत हैं कि हाईली ट्रेंड बंदे हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं और सुरक्षा बलों की मूवमेंट पे वो नजर रखे हुए हैं। इसी कारण सुरक्षा बलों को पिछले 20 दिनों में 6 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी है और बड़ी संख्या में जो मिलिटेंट यहाँ पे घुसपैठ करके आके बैठे हैं ये भी चिंता बढ़ा रहा है। आसिफ, एक बात और बताइए कि क्या किसी तरीके का इन्हें लोकल सपोर्ट मिल रहा है? क्यों ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, या जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा उठाते हैं? दोनों ही तरफ के संकेत इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि जो हाल फिलहाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं घटी हैं जिसमें विदेशी मिलिटेंट चाहे जम्मू के रियासी कठुआ हो, डोडा किश्तवाड़ हो या पुंछ राजौरी हो, यहाँ पे ज़्यादातर मुठभेड़ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हुई है जहाँ पे घने जंगलों के बीच में मिलिटेंट रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे रियासी हमले के बाद ये संकेत मिले थे कि स्थानीय लेवल पे OGW नेटवर्क का सपोर्ट भी इनको मिल रहा था और किसी भी जगह पे मिलिटेंट का सर्वाइव कर पाना मुश्किल ही माना जाता है जब तक उसको लोकल सपोर्ट ना मिले। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 5 सालों में सुरक्षा बलों ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे उस पर ध्यान ना देते हुए केवल टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस हासिल की, चाहे उसमें ड्रोन की मदद हो, सैटेलाइट इमेजरी की मदद हो, उसके आधार पर ही एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। और जो अब जम्मू क्षेत्र के जो ऐसे इलाके जो 90 की दहाई में भी पीसफुल रहे थे, शांतिपूर्ण रहे थे, अब उन इलाकों में 70 से लेकर 100 मिलिटेंट्स का, वो भी विदेशी, एक चिंता की बात ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती। एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना, अगर ये विदेशी आतंकवादी हैं जो जानकारी शुरुआती मिल रही है, आप भी बता रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि कहां से आ जा रहे हैं? फिर तो ये घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं इन्होंने कुछ ऐसा इलाका है जहां से इनको मदद मिल रही है अंदर आने में, सीमा के अंदर दाखिल होने में? निसंदेह अखिलेश, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विदेशी मिलिटेंट घुसपैठ करके LOC से ही आए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जम्मू के सांबा और पंजाब के बॉर्डर से होते हुए ही आए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के भी संकेत मिले थे कि BSF के DG और ADG को जब हटाया गया तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा हुआ था, कुछ सूत्रों की तरफ से ये बोला गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जो ड्रग्स तस्करों की घुसपैठ हो रही है उसी की आड़ में ड्रग्स के साथ साथ कुछ मिलिटेंट भी घुसपैठ कर रहे हैं, इस तरीके के संकेत भी मिल रहे थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर
कश्मीर पुलिस भी इस तरफ इशारा कर चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय तक उनकी तरफ से रिपोर्ट गई है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सक्रिय मिलिटेंट पंजाब के बॉर्डर से होते हुए और जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से होते हुए, जो कि बीएसएफ के नियंत्रण में रहता है, वहां से घुसपैठ करके आए हैं और इन इलाकों में फैले हुए हैं। नजर बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के बीच सियासत भी शुरू हो गई, विवाद भी शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती है, इसके बावजूद आतंकवादी घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के आतंकी घटनाओं और घुसपैठ को लेकर उठाए गए सवाल पर बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, फारूक का यह बयान शर्मनाक और गुमराह करने वाला है। फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी का पलटवार। शर्मनाक बयान है जो कि लोगों को गुमराह करता है। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से मिलाने में जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों का एक रोल रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, इस प्रकार की मानसिकता कहीं ना कहीं उसको घातक बनाती है। ये सोच अच्छी नहीं है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। दूसरा INDI गठबंधन की मानसिकता यही है कि देश में अफरा तफरी का माहौल अपनी बातों से किस प्रकार बनाए। आपको ये बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त उन्होंने दिया था। जब उनके इस बयान पर बवाल हुआ तो भी इस बयान पर वो कायम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि 200 से 300 आतंकियों ने घुसपैठ की, वो आसमान से नहीं टपके, सभी आतंकी घटनाओं की जांच हो। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे भाई, कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं वो या यहां से कर रहे होंगे, या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए। आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है। आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आतंकवादी सीमा पार से आ रहे हैं तो कैसे आ जा रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला ये सवाल पूछ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में जो बाढ़ और बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, अब उसी से जुड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हुई, जयपुर में भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते नजर आए, कई इलाकों में जलभराव हो गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये राजस्थान की राजधानी। हमारे साथ मनीष शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, जो इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मनीष, अभी राजस्थान से क्या सूचना और मिल पा रही है बारिश को लेकर, और जयपुर में खास तौर पर जो राजधानी है क्या हालात हैं? बिल्कुल अखिलेश, राजधानी से शुरुआत करता हूं। तो राजधानी में सुबह से बारिश रुक चुकी है, लेकिन अगर आप माहौल को देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि भारी बारिश का जो अलर्ट है वो निश्चित रूप से राजस्थान की राजधानी को तरबतोर करने के लिए काफ़ी है। राजस्थान के बाकी राज्यों की बात करें तो दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अखिलेश, पिछले 24 घंटे में 20 लोगों ने वर्षा जनित हादसों की वजह से अपनी जान गंवाई है, और आप हैरान होंगे, इनमें से 17 लोग वो हैं जो पिकनिक मनाने, रील बनाने या सेल्फी लेने के लिए तालाबों, बांधों और भरे हुए पानी के नज़दीक पहुंचे और अपनी जान गंवाई। 3 लोगों की जान गई है एक मकान के ढहने से धौलपुर जिले में, लेकिन ये 20 लोगों की जान वर्षा जनित हादसों में गई है।
जयपुर में शाम 5 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस वक्त भी आप अगर जयपुर की सड़कों का नज़ारा देखें तो हल्की हल्की बारिश इस वक्त भी हो रही है। ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि लोग जो है जाम से परेशान होते हैं। प्रशासन ने जिला प्रशासन को कहा है कि स्कूलों की छुट्टियां रखी जाए, इसलिए जयपुर में आज सोमवार को तमाम स्कूलों की छुट्टियां हैं। जयपुर के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी पानी भर रहा है, लेकिन जयपुर शहर में फिलहाल किसी भी जगह पर जल भराव के हालात नजर नहीं आते। कुछ निचले इलाके हैं जहां पर पानी रुकता है, वहां जरूर पानी है, लेकिन अगर यही बारिश शाम तक बनी रही और इसी तरीके से इसी रफ्तार से बारिश का ये क्रम बना रहा तो निश्चित रूप से जयपुर समेत पूरे राजस्थान के लिए ये बारिश आफत की बारिश बनी रहने वाली है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।